हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का टर्म 1 का पेपर जो 7 दिसंबर को हुआ था। इस पेपर को मैं अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेस पर डिस्कस करूंगा और उसके करेक्ट आंसर बताऊंगा। आप इनसे अपने करेक्ट आंसर मिलाकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितना स्कोर गेन किया। और जो क्वेश्चन थोड़े से नॉलेज वाले होंगे और अंडरस्टैंडिंग बेस पे होंगे, उन सभी ऑप्शन को भी मैं डिस्कस करूंगा कि ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसी के साथ एक बात और जान लीजिए, हर रीजन का पेपर अलग अलग हो सकता है। मुझे जिस स्टूडेंट ने ये पेपर भेजा है उस स्टूडेंट का पेपर मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है आपके रीजन में कोई और पेपर आया हो, तो उसके कुछ पैटर्न या कुछ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उस पेपर को भी डिस्कस करूं, तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर वो क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं उसे भी डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अभी जिसने भी मुझे ये पेपर भेजा है मैं उसे डिस्कस करता हूं। पहले देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको 24 क्वेश्चन था पहले से ए सेक्शन में, जिसमें आपको 20 करना था, लेकिन हम यहाँ पूरे ही डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग गोल ओरिएंटेशन बिल्कुल है, फॉर्मेशन ऑफ रूल्स है, मेकिंग स्ट्रेटजी, यानी इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परचेज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, कोई टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको कब शुड बी डन, कब खरीदना है बताइए। अगर बास्केटबॉल कराना है तो दौरान तो नहीं करेंगे, सारी चीजें पहले से खरीद के रखेंगे क्योंकि टूर्नामेंट अच्छे से कंडक्ट हो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट सेव्स टाइम। तो आपको पता है नॉकआउट टूर्नामेंट जो है बहुत ही फास्ट रिजल्ट दे देता है, कम ऑफिशियल की जरूरत होती है और कम टाइम लगता है। नॉकआउट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट है एक्सेप्ट, एक के अलावा, इनमें से सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं और कोई एक नहीं है, तो हमें वो खोजना है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तो तीनों मैक्रो हैं। मैक्रो हैं जो लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होता है। मेन बल्क ऑफ द बॉडी यही होता है ना, बल्क ऑफ, इसीलिए इसे प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। तो आपका विटामिन जो है हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा। और यहाँ पूछा है मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट, यानी पूछ क्या रहा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो यानी विटामिन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेनु वल्गम। मैंने आपको वीडियो लेसन में बताया था वल्गम, GUM, गम मतलब समझ लीजिए ग्लू। तो ग्लू सिर्फ ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, ग्लू मतलब चिपकने की वाली चीज है। तो जिसमें नी चिपक जाते हैं आपके, उसे बोलते हैं नॉक नी। और यही जेनु वारम हो जाता, VARUM, वारम हो जाता, तो जेनु वारम अगर हो जाता, GENU, जेनु वारम हो जाता, तो ये क्या हो जाता, आपका बोलेग हो जाता। यानी जेनु वारम होता तो बोलेग होता, मतलब आगे अगर कभी क्वेश्चन आए। और लेकिन यहाँ जेनु वल्गम है, इसलिए नॉकनी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू टेस्ट। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप किस लिए कराया जाता है, एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ का होता है ये, है ना। तो देखिए, एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ नहीं लिखा है, लेकिन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लिखा है, तो हम इस आंसर पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द साइंस कंसर्न विद internal and external forces acting on human body effect produced by these forces। ये सीधी सीधी बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जब ह्यूमन बॉडी पे यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर लगते हैं, और उस फोर्स लगने की वजह से जो भी इफेक्ट हमें दिखाई देता है, यही इसी को बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। ये तो बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन सीधा सीधा दे दिया है। अब देखिए, 1 ग्राम फैट में कितना होता है, तो ये इसे एनर्जी बैंक बोला जाता है फैट को, और इसमें डबल एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले। तो कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट में जो होता है और आपके प्रोटीन में होता है 4 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में, है ना। लेकिन फैट क्या होता है, डबल एनर्जी होता है, मतलब 4 × 2 करेंगे तो 8 होगा, यानी उससे भी ज्यादा, यानी लगभग
यहाँ पर 9.3 कैलोरी होता है, तो यानी 9 आंसर क्लोज आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फाइन मोटर डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? तो आपको पता है फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है स्मॉल जो मसल होती हैं उनका डेवलपमेंट होता है। उन स्मॉल मसल के कारण हम जो है जो फाइन एक्टिविटी होती हैं जैसे कि आर्ट बनाना, कैचिंग द बॉल, और जो इस तरह की एक्टिविटी होती हैं, छोटी एक्टिविटी जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जेवलिन को थ्रो करना और आपका डिस्कस को स्पिन कराना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। और जो आपका वॉकिंग है, रनिंग है, ज़्यादा मसल इन्वॉल्व हो रही हैं जिन एक्टिविटी में, उसे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टेस्ट इज शोन इन इलिस्ट्रेशन। जो ये पिक्चर है इसमें कौन सा टेस्ट दिखाई दे रहा है? तो देखिए पिक्चर आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन आपको देखिए ये बना हुआ है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे बना है, और ये पार्शियल कर्लअप हो रहा है। जो आप लोग सिटअप्स करते हैं वही हो रहा है। मोटर फिटनेस टेस्ट का है, तो देखिए कहाँ पे आंसर है, आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल कर्लअप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था, लेकिन इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका है 6 मिनट वॉक टेस्ट, जो है सीनियर सिटीजन का टेस्ट है। रेक्टेंगुलर ग्राउंड बनाया जाता है और कितना होता है, वो होता है 20 × 5 यार्ड्स का, इस तरह से रहता है। बीच में हर 5 यार्ड्स पे जो है जगह बनी रहती है, 5 यार्ड इधर रहता है, और हर 5 यार्ड के बाद जो है ऐसे डिस्टेंस बना रहता है। तो आगे कभी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर लीजिएगा। यहाँ पर डी आंसर है, लेकिन ये आपको करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूविंग ए बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द। देखिए मैंने कल वीडियो जो बनाया था, अवे और टूवर्ड्स दो आपको की पॉइंट दिए थे। अवे जब भी होगा तो अबडक्शन होगा। अबडक्शन कहाँ है, ये ए आंसर आपका सही हो जाएगा। और जब मैंने बताया था अडक्शन होगा तो टूवर्ड्स, टूवर्ड्स की पॉइंट बताया था। ठीक है, तो अबडक्ट यहाँ अडक्शन है, एडक्शन ए डबल डी बताया था, ऐड होना, और टूवर्ड्स बताया था की पॉइंट, है ना। और अबडक्शन में बताया था अवे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं क्या है, हु विल प्ले विद हुम। कौन किसके साथ खेलेगा, कब खेलेगा और कहां पर खेलेगा। तो ये बात तो फिक्चर से ही डिसाइड होती है, ये तो आपको पता है। इनमें से तीनों ऑप्शन कुछ भी सही नहीं है, तो सीधा क्लियर कट आंसर है। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है साइंटिफिक नेम, ये विटामिन ए का होता है, थायमिन B1 का होता है। ठीक है, और ये विटामिन सी का है, तो एस्कॉर्बिक एसिड सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। देखिए चिल्ड्रन और यूथ दोनों को मिला दिया गया है यहाँ पर। तो चिल्ड्रन का 5 ईयर, बिल्कुल सभी में 5 है। यूथ जो है आपका एडोलसेंस वाला एज है, तो आप समझ लीजिए 5 to 17 इसका राइट आंसर होगा। ओके, हार्वर्ड स्टेप अप टेस्ट में हाइट ऑफ द बेंच फॉर वुमेन लिखा है। वुमेन ध्यान दीजिएगा, 16 इंच जो है वुमेन के लिए रहता है, वुमेन के लिए। और मैन के लिए कितना रहता है, 20 इंच। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए बी आंसर यानी 16 इंच सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग अडक्शन। देखिए अडक्शन मैंने बताया था टूवर्ड्स की पॉइंट, यहाँ पर देख लीजिए आर्म मूवमेंट कहाँ होता है, टूवर्ड्स द बॉडी, तो 16 का ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन सिंगल लीग टूर्नामेंट फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मैचेस। सिंगल लीग में कितने कैसे करते हैं, तो ये देखिए ये आपका फॉर्मूला होता है। और डबल लीग अगर पूछता है, यहाँ पर डबल लीग होता तो इसमें कोई फॉर्मूला दिया है, देख लेते हैं, ये है आपका डबल लीग का। ठीक है, अगर डबल लीग पूछता तो ये होता, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन नीडेड टू टीथ बोन एंड हीलिंग। हीलिंग तो आपका विटामिन सी से समझ में आ रहा है। इट डिफिशियंसी कॉजेज पेनफुल गम। अच्छा, ये गम्स जो है स्कर्वी की वजह से होता है, डिजीज नोन। अच्छा, यहाँ लिखा भी है स्कर्वी, तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की वजह से होता है। स्कर्वी रोग इसकी विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए विटामिन बी का भी जान लीजिए। बी का जो है, अगर B1 है तो बेरी बेरी होता है। ये जो है
अगर इसकी कम विटामिन ए की तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ई है तो इम्पोटेंसी और इनफर्टिलिटी होती है। इन तीनों की डिफिशियंसी की वजह से ये होता है, लेकिन यहाँ स्कर्वी है तो हमारा विटामिन सी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेस प्लेनस, तो मैंने ये वीडियो लेसन में लिया है। पेस प्लेनस और फॉलन आर्च दोनों है फ्लैट फुट का नाम, जब फुट में कोई आर्च ही खत्म हो जाए तो इसीलिए इसे बोला जाता है पेस प्लेनस या फिर फॉलन आर्च। तो देखिए कहाँ पे है फ्लैट फुट, ये है आपका राइट आंसर, फ्लैट फुट, डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ आर्म कर्ल, ये आपका रिकली एंड जॉन्स टेस्ट का जो आर्म कर्ल अप टेस्ट है 30 सेकंड के लिए नोट किया जाता है, ये आपका सही आंसर होगा 20 का ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सर्टेड अपॉन इट। अच्छा, एक फॉर्मूला बताया था F इज इक्वल टू एम ए, मैंने बताया था F इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला बताया था, है ना। और इसको कल जो हम लोग कर रहे थे तब मैंने ये बताया था आप लोगों को। तो अगर हम इसको, मैंने बताया था ए को इधर लाना है तो फोर्स अपॉन एम, कल ये फॉर्मूला बताया था। तो यही यहाँ पर बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी ये था न्यूटन का सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ था ये। तो जो आपका जो है फोर्स के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन। ये यहाँ से देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो ये क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, इसी को एक्सेलरेशन लॉ या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है। तो सेकेंड लॉ देखिए आंसर है यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, फॉलोइंग आर द फूड मिथ एक्सेप्ट, इनमें सारे फूड मिथ हैं एक को छोड़कर, उस एक को हमें पहचानना है। लो कार्बोहाइड्रेट इनटेक द साइन ऑफ गुड हेल्थ, तो लो कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो लोग सोचते हैं कि ये गुड हेल्थ का साइन है, तो ये तो फूड मिथ है, लोगों को मिथ है, ये बात झूठी बात है, मिथ का मतलब झूठी बात। तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर लो कैलोरी फूड लेंगे, जैसे कि लो शुगर का कोई सामान ले लिया और उसमें लिखा है कि लो शुगर है, लो कार्ब्स है, तो वो अच्छा हेल्थ होगा, ऐसी बात नहीं है, नेचुरल चीज़ों लेने में ही फायदा होता है। तो ये तो फूड मिथ है, लोगों में ऐसा मिसकंसेप्शन है। और नेक्स्ट देखिए, मार्गिना हैज़ फ्यूअर कैलोरी देन घी, ये भी एक फूड मिथ है, लोगों के अंदर है। और ये मिल्क इज़ ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, इसको रख लेते हैं, अभी आगे पढ़ लेते हैं। डू नॉट ड्रिंक आफ्टर हैविंग फिश, ये भी फूड मिथ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 22 का सी, मिल्क इज़ ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो यानी ये फूड मिथ नहीं है, यानी ये सही बात है, मिल्क में आपका कैल्शियम होता है। ओके, हाउ मैनी मेडल्स, अच्छा तो मेडल्स कितने मिले कब, 2020 ओलंपिक में। तो 2020 ये असल में 21 में हुए थे, लेकिन इसे टोक्यो ओलंपिक को 2020 ही बोला जाता है। तो टोटल हमारे 3 मेडल्स लिए गए थे। किस कैसे, पीवी सिंधु के थे मेडल, है ना, बैडमिंटन में। मीराबाई चानू का था, मीराबाई चानू का था किसमें, वेट लिफ्टिंग में। और लवलीना उनका बॉक्सिंग में था। तो ये 3 मेडल थे, टोटल 3 मेडल थे, है ना। तो यहाँ पर 3 आंसर सही हो जाएगा। फॉर एवरी एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, 24 का सी, यह आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सेक्शन बी, इसमें भी आपको 24 में से 20 करना था, लेकिन हम यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इन प्लानिंग डिफाइनिंग हाउ प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन कंपटीशन मीन्स, मतलब जो प्लानिंग के अंदर है तो किस तरह से आप हाउ टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन कंपटीशन मीन्स क्या होगा। तो देखिए एक एक को देख लेते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, ये तो ऐसी बात नहीं है। पॉलिसी बनाना, ये भी नहीं है। स्पोर्ट्स एंड कंपटीशन का मतलब जो है कॉस्ट रिडक्शन, ये भी नहीं है। तो ये 3 तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ बच रहा है कंप्राइजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, तो जो आप प्लानिंग में यही तो करते हैं। तो डिफाइनिंग हाउ टू प्ले क्या होता है इन प्लानिंग, प्लानिंग में आप क्या करते हैं, हाउ टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन मीन्स, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से आप गेम खेलेंगे और कंपटीशन को कराएंगे, यही सारी चीज़ें कि क्या चीज़ें होगी उसकी प्लानिंग के लिए, कंप्राइजिंग रूल्स और रेगुलेशन, उसके रूल्स और रेगुलेशन आप बता देंगे, है ना। वहाँ पर आपको कॉस्ट और पॉलिसी नहीं बताना है और ना ही कोई
कोर्स ऑफ एक्शन किस तरह से लेना है, आपको क्या बताना है, केवल कंप्राइजिंग ए रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके रूल्स क्या होंगे गेम के और क्या रेगुलेशन होंगे। 26 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो चलिए मिलाते हैं। टेक्निकल कमेटी जो होती है इस ऑफिशियल कमेटी को ही कहते हैं, ऑफिशियल टेक्निकल कमेटी में सभी ऑफिशियल्स होते हैं। तो मैं एक से मिल गया आपका 1 हो गया। अब देखिए मार्केटिंग कमेटी का काम क्या होता है, स्पॉन्सरशिप, जैसे आईपीएल के मैचेस में आप देखते होंगे रिबॉक एडिडास ये सब एड्स आते हैं और उनसे लोग उस तरह की जर्सी पहन के खेलते हैं, तो स्पॉन्सरशिप जुटाया जाता है, उनसे स्पॉन्सर्स लिया जाता है, तो ये मार्केटिंग कमेटी का ही काम होता है। तो चलिए ये मिल गया। फोर्थ से लॉजिस्टिक का काम होता है अरेंजमेंट करना, तो देखते हैं ये है 2 से मिल गया आपका। ठीक है, कंडक्ट सेरेमनी जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का काम, फाइनेंस का पेमेंट से रिलेटेड है, हो गया आंसर आपका। ये आपका मिल गया 4 3 से। तो 1 4 2 3 देखिए कहाँ है, 1 4 2 3, यानी पहला ही आंसर राइट हो जाएगा। 27 भी मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं। फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि जब किसी फूड को आइटम को हमारी बॉडी डाइजेस्ट ना कर पाए, इसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाती है, तो ये एक 3 से मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं फूड मिथ मतलब झूठी बात, तो झूठी बात क्या हो है यहाँ पे, ऑयल हैज़ फ्यूअर कैलोरी देन घी, ये आपका 4th से मिल गया। नेक्स्ट है हेल्दी वेट जो है आपका, ये बीएमआई दिया हुआ है, और विटामिन मिनरल्स जो है आपके प्रोटेक्टिव टाइप के फूड होते हैं, तो 4 आपका 2 से मिल गया, और हेल्दी वेट का जो है 1 से। तो देखिए 3 4 1 2 कहाँ पर है, इधर 4 छोड़ दीजिए, 3 है, 3 3 4 1 2, आंसर डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का, कैचिंग ए बॉल, कैचिंग ए बॉल इन अ टेनिस क्रिकेट इज एन एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा है और फाइन मोटर स्किल क्या है, तो एक बार जनरली समझ लीजिए। ग्रॉस मोटर जिसमें जिस एक्टिविटी को करने में बड़ी मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है और ज़्यादा मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि अगर आप हाई जंप करेंगे या लॉन्ग जंप करेंगे तो सबमिशन ऑफ फोर्सेस होंगे, बहुत सारी मसल्स एक साथ काम करेंगी, आपके टो की मसल, लेग की, फिर थाई की, ये सारी मसल मिलके और पूरे बॉडी की मसल्स मिलकर काम करेंगी, तो उसे ग्रॉस मोटर बोलेंगे। लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया की मसल्स जब काम कर रही हैं, कोई क्रिएटिव काम करने के लिए आपको होता है, ज़रूरत होती है, और उसमें कम मसल का इन्वॉल्वमेंट, मतलब छोटी मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं। तो बॉल को कैच करना जो है, ये आपकी फिंगर की मसल मेनली काम करती है ना, तो ज़्यादा जो है ये हो जाएगा आपका फाइन मोटर स्किल्स। 28 का आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ पर देखिए स्प्रिंट हो रहा है, तो स्प्रिंट तो आपका मेन जो है स्पीड के लिए होता है, स्प्रिंट यही चेक करते हैं, तो स्पीड कहाँ पर है, ये आपका हो गया, स्पीड से हो, स्पीड या एक्सेलरेशन दोनों बातें की है, तो ये 1 2 से मिल गया। ये देखिए पार्शियल कर्लअप है, फोटो ठीक से आपको हो सकता है ना दिखाई दे रही होगी, एब्डोमिनल एंडोरेंस के लिए होता है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंडोरेंस, तो देखिए यहाँ पर है 2 जो है आपका 3 से मिल गया। और ये एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ के लिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, तो देखते हैं कहाँ एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ, यहाँ पर दिया हुआ है, 4th हो गया। और अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होता है पुशअप, तो स्ट्रेंथ एंडोरेंस भी कई जगह बोलते हैं, तो ये ऊपर वाला 4th का 1 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा, ये एकदम ऊपर से मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो देख लेते हैं 2 3 4 1 कहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच लॉ इज अप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ इन अ इलस्ट्रेशन। ये पिक्चर दिख रही है, उसमें कौन सा न्यूटन का लॉ लग रहा है, तो पहले आपको पिक्चर नहीं दिख रही होगी, इसलिए मैं बता देता हूँ, ये एक हाई जंप की टेक्निक होती है जिसे फॉसबेरी फॉप टेक्निक बोला जाता है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी बता देता हूँ आपको। 1968 में थे डिक फॉसबेरी फ्लॉप, उन्होंने ही सबसे पहले इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था 1968 के ओलंपिक में, और इस वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छा जंप किया था। ये अमेरिकन थे, 2.24 मीटर का इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था इस टेक्निक से। ये लगभग आपके 7 फीट से ऊपर की जंप होगी, है ना, अगर फिट में से देखें तो इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था, वही ये टेक्निक दिखाया जा रहा है और अभी इसी टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। तो
इसमें क्या होगा, तो आप सोचिए कि ग्राउंड से इसने पूरा फोर्स जनरेट किया, है ना, लेग को फ्लेक्स करके, और एक बार में ही जंप कर दिया। तो जितना एक्शन हुआ, जितनी पावर जनरेट हुई, उतना ही रिएक्शन होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी आपका राइट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के बारे में कौन से ऑप्शन सही नहीं है, आंसर सही नहीं है। तो देखिए सीरीज ऑफ मैचेस होता है, बिल्कुल है। कॉन्टेस्ट ऑफ स्किल विच प्लेयर कम्पीट, बिल्कुल सही बात है। ए सीरीज ऑफ मैचेस ऑफ लीग टूर्नामेंट होता है, ये सारी चीजें मैच का सीरीज ही है। लास्ट देखते हैं, ए सिंगल परफॉर्म, बिल्कुल नहीं। किसी भी टूर्नामेंट में सिंगल आदमी का परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता है, या उनके एक्सीलेंस को नहीं देखा जाता है ना। तो ये आंसर यहाँ इस नॉट की वजह से ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नॉट लगा हुआ है। तो 31 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते रहे हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग को अब हम करते हैं, चलिए देखते हैं। शुगर और जैगरी, देखिए अगर शुगर आप लेते हैं तो यहाँ पर क्या आंसर दिया हुआ है, इंस्टेंट एनर्जी एक दिया हुआ है। तो इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज जो होता है, सिंपल शुगर जो है, आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, इधर क्या आंसर है, ठीक है, तो अभी इसको छोड़ते हैं। साइट्रस फूड आपको पता है, ये एक प्रोटेक्टिव फूड हो जाएगा, ये तो एकदम पता है। घी जो है आपका एक फैट का एक रूप होगा। तो फोर्थ का 1 हो जाएगा, है ना। तो 4 का 1 हो गया। साइट्रस फूड आपके हो गए फोर्थ। अब लास्ट आपका बचा है, तो यहाँ पर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, बॉडी बिल्डिंग टाइप फूड। वैसे बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग टाइप फूड को प्रोटीन को बोला जाता है ना। तो यहाँ पर आपका इस ऑप्शन के हिसाब से थर्ड से मिल गया। तो आपका देखिए 2341 कहाँ पर है, 2341, 2341, ये आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ बोलेक्स एक्सेप्ट। यहाँ देखिए एक्सेप्ट लगा हुआ है, तो इसको समझना है। ये सभी, मतलब इसका कहने का मतलब है यहाँ ये सभी कॉज दिए हुए हैं बोलेक के, और एक को छोड़कर। तो अब उसमें से एक्सेप्ट, एक को छोड़ के क्या, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो पहले बो लेग देख लीजिए। बो लेग जो है, दोनों पैर जो है, दोनों नीज अपार्ट हो जाते हैं, दोनों के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, यही बो लेग है, जिसको जेनु वारम नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसमें से विटामिन डी अगर नहीं होगा तो बिल्कुल ये कॉज है कि कमी की वजह से बो लेग हो सकता है। रिकेट्स की कमी इसकी वजह से भी हो सकता है, अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओबिसिटी, इसकी वजह से भी बोलेग हो सकता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, तो क्या आपको बोलेग होगा, तो ये रीज़न तो नहीं है। तो यही पूछा है इसमें, बाकी सब इसके रीजन है, ये रीजन नहीं है। 33 का डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इन विच टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टिप्स ऑफ बोथ मिडिल फिंगर। यहाँ देखिए टिप्स ऑफ बोथ मिडिल फिंगर मेजर्ड। तो आपने एक टेस्ट देखा होगा रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट में, जिसमें दादाजी ये हाथ इधर से लाते हैं और दूसरा हाथ दूसरे हाथ साइड से लाते हैं, और दोनों के बीच में अगर वो दोनों हाथों को छू लेते हैं तो ठीक है अपने मिडिल फिंगर से, और जो है अगर नहीं टच कर पाते हैं तो जितना भी डिस्टेंस होता है दोनों जो टिप फिंगर की टिप्स होती हैं, है ना, मिडिल वाली, उन दोनों को मेजर कर लिया जाता है कि इतना डिस्टेंस बच गया है तो उतनी माइनस फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो कौन सा टेस्ट बोलते हैं उसको, बैक स्क्रैच टेस्ट बोलते हैं। 34 का सी आंसर राइट होगा। अगला देख लेते हैं, देखिए विच मूवमेंट शोन इन द इलस्ट्रेशन, ये पिक्चर दी हुई है, इसमें कौन सा मूवमेंट हो रहा है। तो देखिए ये हाथ के मूवमेंट दिखा रहा है, और इधर पैर का मूवमेंट पीछे की ओर दिखा रहा है। तो यानी कोई एक आदमी है, इस तरह से खड़ा है, तो ठीक है, ये यहाँ से उसने पैर को पीछे कर रहा है। थोड़ा सा मैं और उससे बना दे रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा। ये उसके पैर है, तो वो क्या कर रहा है, पीछे की ओर ले जा रहा है। तो देखिए ये हिंग जॉइंट होता है पैर में, और हाथ में है। तो अगर इसको और अच्छे से बना दूं, तो देखिए अगर इसको मैं और मोड़ दूं तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में, हाथ है, हिंग जॉइंट है, ये इधर की ओर एरो दिया हुआ है, यानी आगे की ओर ही मुड़ेगा, तो ये मोड़ रहा है मान लीजिए। तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बोन, दो बोन के बीच एंगल कम हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लैक्शन बोलते हैं। और इधर देखिए एंगल कैसे कम हो रहा है, जो नी का एंगल है, अब आगे तो आएगा नहीं आपका उससे, तो अगर पीछे की ओर दिया है तो आप पीछे जब भी अपना पैर मोड़ेंगे तो पीछे ही मोड़ सकते हैं। तो वो भी फ्लैक्शन हो रहा है, इधर पीछे की ओर फ्लैक्शन हो रहा है और इधर हाथ में आगे की ओर फ्लैक्शन होगा। तो यानी फ्लैक्शन इज द राइट आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गोल्फ बॉल रिमेन एट रेस्ट अंटिल द स्ट्रक बाय गोल्फ क्लब। मतलब कोई बॉल है जो गोल्फ की, वो अपने रेस्ट पोजीशन में है जब तक उसे मारा ना जाए। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया होगा। वैसे ये क्वेश्चन आपको करना नहीं था, विजुअली इंपेयर्ड के लिए था। क्वेश्चन नंबर 36, इन नॉकआउट फिक्चर थर्ड बाई गिवन टू। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में थर्ड बाई किसको दी जाती है, तो एक बार देख लेते हैं। ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया। तो इसका बाई देने का फॉर्मूला क्या है? बाई हम सबसे नीचे वाले से शुरू करते हैं, तो पहली बाई हम देते हैं ला फर्स्ट बाई हमेशा देते हैं ऑलवेज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। और सेकंड बाई हम देते हैं हमेशा फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। ठीक है। अब इसके बाद ऊपर नीचे हमने दे दिया, फिर जो देते हैं थर्ड बाई हमेशा हम देते हैं किसको? लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। ठीक है, ये हो गया। और फोर्थ बाई ये फिक्स है रूल, फोर्थ बाई हमें हमेशा देते हैं अपर हाफ की लास्ट टीम को, और एंड सो ऑन। इसी तरह से बाई को देते रहते हैं जितनी भी बाई होगी। तो यहाँ थर्ड पूछा है, देखिए 1 2 3 4, 3 हमारा यहाँ रहा। थर्ड बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, तो देखो कहाँ है थर्ड बाई लोअर हाफ, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। ये फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। ठीक है, तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। असर्शन और रीजन है। तो पहले असर्शन को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी रिड्यूस्ड बाय ईटिंग ए मोर कलरफुल वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट्स फूड्स दैट हैव सर्टेन फाइटोकेमिकल इन देम। तो फाइटोकेमिकल मतलब होता है बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट प्लांट होते हैं जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल में और ग्रेन्स में पाए जाते हैं। डिफरेंट कलर के होंगे, और बहुत सारे ये जो क्रोनिक डिजीज होते हैं उनको ठीक करने में मदद इनसे मिलती है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी रिड्यूस, ये ऑप्शन तो स्टेटमेंट इज ट्रू, पहली बात सही हो गई। अब देखते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। बिल्कुल सही बात है, जो रफेज है, कलर कंपाउंड है, ये सब नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं। जो वाटर है आपका नॉन न्यूट्रिटिव है, ये सब आपके बैलेंस डाइट के पार्ट्स तो हैं, ये भी बात सही है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं। जब आप जोड़ेंगे बिकॉज नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों अपने अपना एक स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है ना। तो आपका देखते हैं आंसर कहाँ है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था कि जैसे स्टेटमेंट एक दी हुई है कि राम इज ए गुड बॉय, तो और नीचे लिखा है कि श्याम इज ए गुड बॉय, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं। अगर ऐसा लिखा होता राम इज ए गुड बॉय बिकॉज लिखा नहीं रहता है, लेकिन रीजन दिया रहता है कि बिकॉज ही डू हिज वर्क प्रॉपरली। तो हो, क्योंकि राम एक अच्छा लड़का है, क्योंकि वो सारे काम अपने प्रॉपरली करता है, अच्छे तरीके से करता है, तो वो उस स्टेटमेंट का रीजन हो जाएगा। इसी तरह आपको सारे चीज़ों को करके चेक करना है। असर्शन और रीजन इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये मैंने आपको अपने वीडियो लेसन में बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है। देखिए डिफॉर्मिटी है, इधर करेक्टिव मेजर लिखा है। तो देखिए पहला डिफॉर्मिटी है आपका लेग से रिलेटेड, यानी फुट की डिफॉर्मिटी है। और इधर देखिए ये थोड़ा सा सही से पिक्चर नहीं बनी हुई है, ये बो लेग का दिया हुआ है पिक्चर, आपको इस तरह से बो लेग दिया हुआ है। अगला आपका नॉकनी दिया हुआ है, फिर जो है स्पाइन से रिलेटेड दिया है। तो पिकिंग अप द मार्बल विथ टोस, तो ये टो का जो डिफॉर्मिटी आपका इससे हो जाएगा, यानी फोर्थ से मिल जाएगा। और आपका सेकंड नंबर जो बो लेग है ये हो जाएगा यूज़ ऑफ ब्रेसेस एंड मॉडिफाइड शूज़, इससे सही होगा। ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपके दोनों जो है लेग क्लोज रहें। इसके लिए मैंने बताया भी था, गरुड़ासन वगैरह करेंगे आप, जैसे कि दोनों लेग पास में है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्रेसेस यूज़ कर लेंगे। तो 2 का जो है आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए नॉकनी है, तो नीज को आउटसाइड ले जाना है। तो आउटसाइड ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर इसके बीच में पिलो रख देंगे तो ये दोनों बाहर की ओर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2। और एक लास्ट बच रहा है फोर्थ, ये स्पाइन से रिलेटेड डिफॉर्मिटी है।
ये स्कोलिसिस जैसी लग रही है मुझे, तो साइड में टिल्ट हुआ है, पिक्चर ठीक से नहीं दिख रही है। तो अगर इस पे हॉरिजेंटल बार पे आप लटकेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, तो आपकी स्पाइन सीधी हो जाएगी, यानी ये जो है 1 जो फोर्थ जो है आपका 1 से मिल गया। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर लिखा है 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पर लिखा है? ये आपका ऑप्शन सी है, राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसी को एक और क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। सी शेप कर्व को क्या बोलते हैं? यही सी शेप को बोलते हैं स्कोलिसिस। ये आपको नहीं करना था। अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये आपका वो दिया रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट का जो है आपका, ये 6 मिनट वॉक टेस्ट है। वो जो आपने अभी एक क्वेश्चन इसी तरह का विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आपने देखा था 20x5 यार्ड का जो डिस्टेंस रहता है। देखिए यहाँ पर ये 5 यार्ड रहता है और हर 5 यार्ड्स पे जगह बनी रहती है और टोटल ये 20 यार्ड्स का रहता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। 6 मिनट तक वॉक करना रहता है। तो इसमें किस चीज़ के लिए होता है 6 मिनट? अगर कोई वॉक करेगा तो आपको पता है कि ये जो है एंडोरेंस होगा। तो एंडोरेंस कहाँ पे आंसर है? एंडोरेंस है तो एरोबिक एंडोरेंस, ये आपको सही आंसर हो जाएगा। आंसर बी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर जो है। न्यूटन विच लॉ स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन रेस्ट? ये जो आपका फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, यही है। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन फर्स्ट राउंड? द नंबर ऑफ टीम इज 13। अगर 13 टीम है तो कितना नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे? तो ये आप जो है 5 मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन आपके 5 राइट आंसर होगा। 41 देख लिया आपने। अब देखते हैं 42। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट एक्सेप्ट। यहाँ एक्सेप्ट लगा है, देखिए ये एक्सेप्ट वाला काम जो है नॉट वाला ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये ध्यान देना है कि ये सारे, तो इसका मतलब है कि सब ये यहाँ पर जो दिए हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हैं। लेकिन एक जो है इसमें न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, केवल एक। यानी हमको क्या खोजना है? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट खोजना है। एक्सेप्ट लगाने की वजह से क्वेश्चन का मीनिंग बदल जा रहा है ना? तो आपको न्यूट्रिटिव खोजना है जो आपको एनर्जी देता है, खाने के बाद कुछ ना कुछ कैलोरी मिलती है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एनर्जी नहीं देगा। स्पाइसेस से भी आपको कुछ एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रिजर्वेटिव से भी कुछ एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हैं और यह लिखा भी है फॉलोइंग आर ए नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो ये तीनों तो हैं। तो पल्सेस, यानी आप पल्स खाएंगे तो दाल खाएंगे जिसमें से प्रोटीन मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट और हमको एक्सेप्ट ही खोजना था, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, गिवन पोस्टल डिफॉर्मिटी ये आपको दिख रहा है। तो आपको पता है एक राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी, शोल्डर या फिर काइफोसिस, दोनों में से आपको अगर पिक्चर से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए यहाँ स्पाइन मुड़ रही है तो काइफोसिस होगा, या तो अगर शोल्डर को देखेंगे तो राउंड शोल्डर होगा, है ना? तो दोनों में से ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन और कुछ है ही नहीं, शोल्डर ही है, तो शोल्डर पे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो है आपका, देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड कंपोनेंट इन फिटनेस डिपिक्ट्स। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये सीट एंड रीच टेस्ट बनाया गया है। एक बच्चा है जो सीट एंड रीच टेस्ट कर रहा है मोटर फिटनेस का। हो सकता है आपको पिक्चर नहीं दिख रही होगी, तो ये है सीट एंड रीच टेस्ट है, ये बॉक्स बनी हुई है ना, इस पर कर रहा है। तो देखते हैं क्या ऑर्डर है। ये एक आपका जो है फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट है। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी का, ये आपकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये आपका जो है बैक स्क्रैच टेस्ट, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये ट्रंक रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो 3 तो ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी के टेस्ट हो गए हैं। ठीक है, अब ये क्या है आपका? ये आपका लोअर बॉडी स्ट्रेंथ का टेस्ट है। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ का है। तो देखिए ये 3 तो आपके फ्लेक्सिबिलिटी के टेस्ट हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के टेस्ट हैं। 3 आपके फ्लेक्सिबिलिटी के टेस्ट हो गए अलग अलग तरीके के। और इसमें से ऑड क्या हो रहा है? ये स्ट्रेंथ का टेस्ट हो रहा है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ का, तो ये ऑड हो जाएगा इसमें से। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको एक तरीके से ऑड और भी हो सकता है इसमें से, अगर आप ऑड ऐसे देखना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। देखिए ये टेस्ट जो है आपका रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट का है। ठीक है, तो और दूसरा टेस्ट है
आपका ये भी है बैक स्क्रैच टेस्ट, रिकली एंड जॉन्स का है। ये आपका मोटर फिटनेस का है, जो आपको बॉक्स रख के करते हैं। तो ये एक मोटर फिटनेस टेस्ट का है। और तीसरा जो है ये भी रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन का है। तो देखिए ये दोनों जो है किस तरह से ऑड खोजना, आप किसका दिमाग किस तरह से काम करता है, ये एग्जाम के समय ही बताएगा, है ना। तो दोनों ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ, दोनों तरीके से ऑड मैंने खोज के आपको बता दिया है। तो जब इसकी फाइनल आंसर की आएगी तभी आप ये जान पाएंगे कि कौन सा सही होगा। तो इसलिए सी और डी में से कंफ्यूजन मैं छोड़ देता हूँ, मतलब इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, है ना। तो दोनों तरीके से कोई सोच सकता है। अब ये बोर्ड किस तरह से मानता है तो ये फाइनल आंसर की आने के बाद ही होगा। तो इसलिए मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। तो लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से और देखा जा सकता है। एक पहला तरीका तो मैंने बताया कि ये तीनों ही फ्लेक्सिबिलिटी के टेस्ट हैं, इस वजह से ये वाला जो है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ का टेस्ट हुआ, इस वजह से ये एक ऑड हुआ। और दूसरा तरीका मैंने बताया ऑड खोजने का, क्योंकि इसमें कुछ लिखा तो है नहीं, तो मैं अगर कोई इस तरह से भी सोच सकता है कि ये तीन कंपोनेंट तो रिकली एंड जॉन्स टेस्ट के हैं और ये एक मोटर फिटनेस टेस्ट का है, तो इस वजह से ये भी कुछ लोग ऑड मान सकते हैं। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन है 45, रॉक पॉट 1 माइल टेस्ट डेवलप इन 1986, बिल्कुल सही बात है। मेडिकल टीम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ये बात गलत है, बस यहाँ पर एक वर्ड गलत है कि लंदन में हुआ था, असल में ये यूएसए में हुआ था। एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन यूएसए में हुआ था, तो इस वजह से ये लंदन तो पहले ही गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। रीजन को हम देख लेते हैं। आपका रीजन क्या है, दैट दिस टेस्ट में हेल्पफुल फॉर दोज हु आर अनेबल टू रन ड्यू टू सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ये बात सही है कि मतलब जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब पंप एंड शो वाली लाइफ स्टाइल करते हैं, पंप एंड शो नहीं बोलिए, सेडेंट्री मतलब जो थोड़ा सा आलस्य वाला, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ए तो फॉल्स हो गया, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन इसका रीज़न ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पिक्चर्स में दिख रहा है, जैसे मैंने बताया था अवे फ्रॉम द बॉडी, अगर हाथ को उठाएं चाहे पैर को उठाएं, क्योंकि इस तरह साइड से उठाया गया है, ये साइड किक मारी गई है, कहीं से नी नहीं बेंड हो रही है ना। अगर नी बेंड होती तो अलग मूवमेंट होता, लेकिन नी बिना बेंड किए ये मिडलाइन से दूर जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका अबडक्शन। अबडक्शन कहाँ पर दिया हुआ है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ, ये देखिए विटामिन डी जो है कैल्शियम की मदद से ऑब्जर्व किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 हो गया हमारा। नेम द टेस्ट, इससे क्या होता है, मेजर किया जाता है। तो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ देखी जाती है, तो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ कहीं है क्या, हाँ, तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, 48 का आपका डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं सेक्शन सी। अब हम देखते हैं केस बेस्ड स्टडी है, एक केस दिया हुआ है, केस को पढ़ लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, निशु रवि एंड श्रुति आर बिग क्रिकेट फैन, ये दोनों क्रिकेट फैन हैं और ये कभी मैचेस को मिस नहीं करते हैं इंडिया के। एज दे कम टू नो, जैसे ही उन्हें पता चला कि वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अगले साल, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए, बट दे डू नॉट नो द टाइप ऑफ टूर्नामेंट, लेकिन उन्हें उस टूर्नामेंट का टाइप नहीं पता था वर्ल्ड कप में। हेल्प देम टू नो द टाइप ऑफ टूर्नामेंट, आप हेल्प करिए कौन से टाइप का टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप में। तो पहले आपको जानना होगा कौन से टाइप का होता है। नॉकआउट होता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। लीग होता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। राउंड रॉबिन तो लीग का ही दूसरा नाम है, तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि देखिए उसमें पहले पॉइंट बेसिस होता है, फिर नॉकआउट कराते हैं, तो उसको जो है अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बोला जाता है। तो इसका आंसर कॉम्बिनेशन टाइप टूर्नामेंट होगा, यानी सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक केस बेस है। तो केस क्या दिया है, XYZ स्कूल कंडक्टेड ए रिसर्च इन देयर स्कूल टू चेक द न्यूट्रिशनल स्टेटस, जानने के लिए चेक किया गया स्टूडेंट इन द स्कूल, दे शेयर देयर फाइंडिंग, ये फाइंडिंग हुआ है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन मिनरल का, यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। देख लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए डाइट विच कंटेन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन एंड मिनरल्स, यानी ये सारी चीज़ें जिसमें हों, मतलब ये चारों का नाम, सबका नाम ले लिया है ना उसने, तो वो कौन सी फूड कहलाएगा। तो देख लीजिए, मैक्रो नहीं, इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि विटामिन जो है आपका माइक्रो हो जाएगा,
मैक्रो नहीं है। माइक्रो अगर बोलेंगे तो ये तीनों मैक्रो हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बैलेंस डाइट, नॉर्मल डाइट, बैलेंस डाइट होगा क्योंकि सभी मिला के बैलेंस डाइट होता है। प्रॉपर प्रोपोर्शन में सभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे मिलाकर अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में है तो उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। 51 देखिए आपका क्या है, ये भी एक केस बेस है। दिशा एंड रवि, मतलब एक इसमें दिशा गर्ल्स है और रवि बॉयज है ना। तो देख लीजिए, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, टू फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड हैं, गो टू द सेम स्कूल, सेम स्कूल में जाते हैं, बट बोथ आर गुड इन स्पोर्ट्स, दोनों ही अच्छा खेलते हैं, स्कूल स्पोर्ट्स में अच्छा खेलते हैं, एक बॉयज एक गर्ल्स। रवि पार्टिसिपेट आउटसाइड ऑफ द स्कूल, रवि पार्टिसिपेट भी करता है आउटसाइड ऑफ द स्कूल, यानी रीजनल, स्टेट, नेशनल के लिए वो खेलने जाता है। व्हेन ही आस्क्ड हर, अब वो पूछता है, आस्क्ड हर व्हाई डज शी नॉट पार्टिसिपेट इन आउटसाइड ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, ये दिशा से पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं खेलती हो आउटसाइड ऑफ द स्पोर्ट, जब अच्छी स्कूल में अच्छा खेल लेती हो तो बाहर क्यों नहीं खेलने जाती हो। दिशा सेड दैट बिकॉज शी इज ए गर्ल, वो बताती है कि मैं गर्ल हूँ, लड़की हूँ, इस वजह से नहीं जाती हूँ। बट हर फिजिकल एजुकेशन टीचर, लेकिन उनके स्पोर्ट्स टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर ने मोटिवेट किया और कहा कि टेक पार्ट, एंड शी प्रैक्टिस वेरी हार्ड, और उन्होंने मोटिवेट किया तो उसने प्रैक्टिस किया और इन लिटिल टाइम, और थोड़े ही समय में उसने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया वेरियस कंपटीशन एंड ब्रॉट मेडल्स फॉर हर स्कूल, अपने स्कूल के लिए वो मेडल भी लेके आई। पहले नहीं खेलती थी लेकिन बाद में टीचर ने मोटिवेट किया तो उसने खेलना शुरू किया। तो आपका एक यूनिट है वुमेन्स इन स्पोर्ट्स, उसमें क्या है देखिए, उसी से रिलेटेड है ये। व्हाट वाज द रीजन दिशा नॉट टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स, कौन सा रीजन है। तो बहुत सारे देखिए, सोसाइटी का प्रेशर होता है कि गर्ल्स को बाहर जाना पड़ता है खेलने के लिए, तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, उनको कोचेस नहीं मिल रहे हैं, फीमेल कोचेस नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से। तो सोशल रीजन ही मेन है, जब टीचर ने मोटिवेट किया तो सोशल रीजन खत्म हो गया वहाँ पर, तो वो पार्टिसिपेट करना शुरू करती, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 52 नंबर जो है आपका। चलिए, अगर हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन को सीधा पढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर केस को पढ़ेंगे। नेम द टेस्ट विच इज़ यूज टू मेजर द एजिलिटी, तो यहाँ देखिए, ये स्पीड का टेस्ट है, ये नहीं है, ये एंडोरेंस का टेस्ट है, ये भी एंडोरेंस का टेस्ट है, ये आपको मिल गया 4x10 मीटर शटल रन जो होता है आपका, ये एजिलिटी का टेस्ट होता है, ऐसे ऐसे भागते हैं जो, ठीक है। 52 के बाद देखते हैं अगला 53 नंबर क्वेश्चन। ये भी देखिए केस बेस्ड है, लेकिन पहले हम देखते हैं और सीधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगर हमें समझ में आया तो ठीक, नहीं तो केस पढ़ेंगे। विच टेस्ट शुड अंकित एडमिनिस्ट्रेट टू चेक द ग्रैंडफादर, इतना तो पता चल गया कि हमें अपने ग्रैंडफादर के लिए, यानी रिकली एंड जॉन्स टेस्ट है। लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, चलिए हमें पता चल गया, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करने का रिकली एंड जॉन्स में बस एक टेस्ट दिया हुआ है, वो वाला आपका जो है चेयर सिट एंड रिच टेस्ट, वही एक टेस्ट ही है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्टिविटी दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, इसमें से दिया हुआ है लगभग सभी फाइन मोटर इसमें लिख रहा है, और कौन सी एक जो है फाइन मोटर नहीं है। नॉट की वजह से देखिए क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है, यानी आपको खोजना क्या है, नॉट लिखा है तो नॉट फाइन लिखा है, तो यानी ग्रॉस वाला खोजना है आपको, इसका अपोजिट। फाइन मोटर स्किल का उल्टा होता है ग्रॉस, जिस ग्रॉस का मतलब लार्ज मसल जिसमें इन्वॉल्व हो रही है किसी एक्टिविटी को करने के लिए। तो देखिए होल्डिंग ए बॉल, ये भी आप फिंगर की मसल इन्वॉल्व हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। कटिंग शेप्स यूजिंग सीजर, ये भी छोटी मसल इन्वॉल्व हो रही है, यानी फाइन हो जाएगा। कैचिंग ए बॉल, ये भी फाइन मसल हो जाएगा। राइडिंग ए बाइक, देखिए तो बाइक राइड करेंगे तो हाथ की भी, पैर की भी, उंगलियों भी, और सभी मसल इन्वॉल्व होंगी, तो इस वजह से आपका 54 का सी आंसर सही हो जाएगा। हमने ग्रॉस मोटर स्किल निकाल दी है इसमें से, ये राइडिंग ए बाइक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर जो है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ड्यूरिंग द क्लास फिजिकल एजुकेशन टीचर मेड द स्टूडेंट अवेयर ऑफ द different uses of biomechanics in sports. He told importance of biomechanics in enhancing the sports performance and in the improvement of sports equipment. Following are the importance of biomechanics. तो ये सारे बायोमेकेनिक्स के इंपॉर्टेंस दिए हैं, एक्सेप्ट एक इसमें से नहीं है, तो देख लेते हैं क्या है। देखिए बायोमेकेनिक्स से अगर आप का इंपॉर्टेंस क्या है, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट करता है, तो ये बात
सही है, लेकिन हमें नॉट खोजना है, एक्सेप्ट खोजना है, लेकिन ये अभी सही है। इंजरी प्रिवेंशन होता है, अगर आपको बायोमैकेनिक्स की नॉलेज है तो टेक्निक इंप्रूवमेंट होता है, बिल्कुल सही है। फॉर स्पोर्ट्स प्लानिंग, देखिए बायोमैकेनिक्स क्योंकि ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट हुआ, प्लानिंग का इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि प्लानिंग जो है ये मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ना कि बायोमैकेनिक्स का। तो आपका एक्सेप्ट जो पूछा गया है, इसके अलावा बाकी सब बायोमैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस है, केवल ये नहीं है, डी ऑप्शन 55 का। अगला क्वेश्चन हमारा है 56। तो पहले वो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव गोल ओरिएंटेशन मीन्स, प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव और गोल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्शन फॉर एक्शन, बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव और गोल ओरिएंटेशन का मतलब ही होता है डायरेक्शन फॉर एक्शन, क्योंकि उसी से हमें एक्शन के लिए डायरेक्शन मिलता है। तो इसमें से कॉस्ट रिडक्शन, ये सब तो एकदम गलत है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है पिक्चर्स में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर एग है, यहाँ पे पल्सेस हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह का रखा हुआ है। यहाँ पर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फूड शोन इन द पिक्चर। तो आपको पता है एग में जो होता है प्रोटीन होता है, येलो पार्ट हटा देंगे तो वो सब प्रोटीन का पार्ट होता है। बाकी पल्सेस वगैरह जो बीन्स रखे हुए हैं आपके, जो राजमा होते हैं, उन सभी में जो है क्या होता है, अच्छा खासा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच पोस्टल डिफॉर्मिटी इज करेक्टेड बाय गिवन पिक्चर। ये पिक्चर दी हुई है, उससे कौन सी पोस्टल डिफॉर्मिटी ठीक होती है? तो यहाँ पर एक बार पिक्चर देख लीजिए। पिक्चर का मतलब क्या दिखा रहा है, ये मिटी हुई है, तो ये दिखा रहा है कि चक्रासन आपका हो रहा है। तो आपको पता है कि कौन सी डिफॉर्मिटी के लिए चक्रासन ठीक होता है? काइफोसिस, जो आपका भुजंग आसन होता है, चक्रासन होता है, ये काइफोसिस को ठीक करता है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच मूवमेंट इज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में देखिए कौन सा मूवमेंट है। देखिए यहाँ पर हाथ है, तो हाथ को जो है पीछे की ओर दिया गया है। ये यहाँ पर एक हाथ को बनाया भी गया है पिक्चर्स में, पीछे की ओर खींचा जा रहा है। अच्छा, अगर हाथ को आप पीछे की ओर खींचेंगे तो एल्बो जॉइंट तो आपको फिक्स कर देगा, तो एल्बो जॉइंट से तो आगे मूवमेंट होगा नहीं। अगर लेकिन अगर आप हाथ को पीछे ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्सटेंड होगा। आपका हाथ पीछे की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं, फ्लेक्स नहीं कर सकते हैं आप अपने हाथ को पीछे ही ले जाएंगे। ओके, और नीचे लेग को आगे की ओर एरो दिया है। इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, लेग को जब आप आगे करेंगे, आगे करेंगे मतलब फुटबॉल किक मार रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है, किक मारते वक्त टाइम में जब आपने पहले फ्लेक्स किया, और जब एक्सटेंड कर रहे हैं, जिस तरफ एरो दिखा रहा है, देखिए एरो आगे की ओर दिखा रहा है ना, तो यानी एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर कोई फुटबॉल रखी हुई है, फुटबॉल रखी है, आपने एक्सटेंड करके मार रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि नी इससे आगे तो आपका मूवमेंट करेगा नहीं, तो इसलिए जो है आप एक्सटेंड कर रहे हैं अपने दोनों लेग को, तो यहाँ पर एक्सटेंशन हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन इसमें पहले था, वो फ्लेक्शन था, अभी यहाँ एक्सटेंशन राइट आंसर होगा। इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या है। न्यूटन्स विच लॉ ऑफ मोशन डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग पिक्चर। कौन सा न्यूटन लॉ इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है? तो देखिए ये बास्केटबॉल खेला जा रहा है, बॉल तो फुटबॉल जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं बना दे रहा हूँ। और इधर फिर एक वापस एरो दिया हुआ है, दो साइड एरो दिया हुआ है, यानी कि बॉल जो है फ्लोर से टकरा रही है और फिर वापस रिटर्न जा रही है। तो देखिए इधर एक्शन हुआ और फिर रिएक्शन की वजह से बॉल वापस प्लेयर के हाथ में जा रही है। बास्केटबॉल में यही तो होता है, ड्रिबलिंग करते हैं तो बॉल फ्लोर से टकराती है और फिर वापस जाती है, किस वजह से, एक्शन और रिएक्शन की वजह से। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ही एक्शन और रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह से आपके टोटल 60 क्वेश्चन हमने टोटल कवर कर लिए हैं। देखिए मैंने अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेस पर इसके आंसर आपको बताए हैं। हो सकता है बोर्ड का आंसर कुछ वेरी कर जाए, लेकिन आप अपने आंसर्स इससे मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आप कितना स्कोर कर पाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।